वेलकम टू लॉ लेजेंड्स। लॉ लेजेंड्स के इस नॉलेज रूम में आपका स्वागत है। इस नॉलेज रूम में हम जीएसटी और इनकम टैक्स रिलेटेड जो व्यवहारिक समस्याएं होती है उस पर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इनकम टैक्स रिलेटेड है और उस टॉपिक का नाम है इनकम टैक्स प्रोसीजर 26 AS विद टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी एंड एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। मतलब 26 AS, AIS और TIS पर हमारा ये टॉपिक रहेगा। चलिए अब इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हम 26 AS समझते हैं। अक्सर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से यह आपने सुना होगा कि अपना ITR फाइल करने के पहले अपने रिटर्न को 26 AS से मैच कर ले। हम इसी टॉपिक को कवर करते हुए इसके संबंध में सभी पॉइंट डिस्कस करेंगे जो कि एक असेसी को अपना रिटर्न फाइल करते समय ध्यान देना चाहिए। 26 AS में टैक्स पेयर का इनकम टैक्स रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसमें टैक्स पेयर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है। वो इंफॉर्मेशन क्या क्या होती है, जैसे कि TDS की इंफॉर्मेशन मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की इंफॉर्मेशन, TCS की इंफॉर्मेशन मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स की इंफॉर्मेशन, या टैक्स पेयर ने यदि कोई एडवांस टैक्स या सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया है उसकी इंफॉर्मेशन में इसमें होती है। जब कोई आप टैक्स पे करते हैं तो पेमेंट आपके 26 AS में दिखाई देता है। इसे ही फॉर्म 26 AS कहते हैं। आप इसे टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। फॉर्म 26 AS को इनकम टैक्स की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अब हम देखेंगे कि 26 AS हमारे रिटर्न फाइलिंग में किस प्रकार हमें हेल्पफुल होता है। इस फॉर्म में आपकी टोटल इनकम और TDS की डिटेल होती है। ITR फाइल करते समय इसे डाउनलोड कर लेना जरूरी होता है। फॉर्म 26 AS में एक फाइनेंशियल ईयर में डिडक्ट किए गए सभी TDS और TCS की जानकारी होती है और इसमें डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती है जिससे हम हमारी बुक्स को 26 AS से मैच कर सकते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमारा TDS और TCS सही डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, और जितना भी हमारा TDS डिडक्ट हुआ है या TCS डिडक्ट हुआ है उसकी एंट्री 26 AS में रिफ्लेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है। यदि जिस व्यक्ति ने हमारा TDS या TCS डिडक्ट किया है और उसने वो TDS या TCS रिपोर्ट नहीं किया है या किसी गलत सेक्शन में रिपोर्ट किया है या कम अमाउंट से रिपोर्ट किया है या ज्यादा अमाउंट से रिपोर्ट किया है, तो हमें उस पर्सन को इन्फॉर्म करना चाहिए और उसे बोलना चाहिए कि हमारा TDS या TCS सही करे, अदरवाइज हमारी टैक्स कैलकुलेशन गलत हो जाएगी और हो सकता है हमें डिपार्टमेंट से इसके संबंध में एक नोटिस भी आ जाए। सबसे पहले बात करते हैं पार्ट A की। डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स की बात करता है। यह पार्ट हमें शो करता है कि टैक्स डिडक्टर ने हमारा कितना टैक्स डिडक्ट किया है और किस सेक्शन में टैक्स डिडक्ट किया है और उससे रिलेटेड हमारी इनकम कितनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट A1 की, जो कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फॉर्म 15G एंड 15H है। इस हिस्से में उस इनकम का डिटेल होता है जिस पर कोई TDS डिडक्ट नहीं हुआ है क्योंकि असेसी के द्वारा 15G या 15H फॉर्म फाइल किया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट A2 की, जो कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। इस पार्ट में फाइनेंशियल के दौरान यदि कोई इनमूवेबल प्रॉपर्टी पर कोई TDS डिडक्ट हुआ है तो इस पार्ट में शो होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट B की, जो कि डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स के बारे में बात करता है। इस पार्ट में जब असेसी के द्वारा कोई स्पेसिफाइड गुड्स परचेस किया गया है जिस पर TCS डिडक्ट होना था, उस पार्ट को पार्ट B में शो किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट C की, जो कि डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड अदर देन TDS और TCS की बात करता है। इस पार्ट में असेसी के द्वारा जो भी टैक्स का पेमेंट दिया है उसकी डिटेल होती है। वो टैक्स हो सकता है एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो। इसमें चालान की डिटेल, BSR कोड, चालान नंबर और अमाउंट भी शो होती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जो कि पार्ट D होता है। पार्ट D में डिटेल्स ऑफ रिफंड पेड की बात होती है। इस पार्ट में असेसी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जो टैक्स उसने पे किया था, यदि उस अमाउंट पर कोई रिफंड दिया है या उस पर इंटरेस्ट दिया है तो वह इस पार्ट में शो होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट E, जो कि डिटेल्स ऑफ SFT ट्रांजैक्शन के बारे में बात करता है। इस हिस्से में किसी भी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिसे स्पेसिफाइड पर्सन के द्वारा, जैसे कि बैंकिंग कंपनी या म्यूचुअल फंड कंपनी के द्वारा रिपोर्ट किया जाना जरूरी होता है, वह इस पार्ट पे शो होता है। जैसे
कि सेक्शन 285 BA के तहत एसएफटी ट्रांजैक्शन को रिपोर्ट करना होता है। ये एसएफटी ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्सन है जो एसएफटी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट करने के लिए लायबल होते हैं, इसका एक डिटेल में वीडियो आप हमारे लॉ लीजेंड्स में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट 26A में जो होता है वो होता है पार्ट F, जो कि डिटेल्स ऑन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स ऑन सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194IA, जो कि सेल ऑफ इनमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 194IB, जो कि टीडीएस ऑन रेंट ऑफ प्रॉपर्टी की बात करता है। सेक्शन 194M, जो कि टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्ट या प्रोफेशन की बात करता है। इस पार्ट में सेक्शन 194I, 194IB और 194M के अंतर्गत जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो इस पार्ट में शो होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट जी की, टीडीएस डिफॉल्ट्स, प्रोसेसिंग ऑफ डिफॉल्ट। डिफॉल्ट रिलेटिंग टू प्रोसेसिंग ऑफ स्टेटमेंट की इंफॉर्मेशन यहाँ शो होती है। यदि किसी टीडीएस में रिलेटेड कोई शॉर्ट डिडक्शन किया है, कोई इंटरेस्ट है, कोई पेनल्टी है या लेट फाइलिंग फीस है, वो यहाँ शो होती है। डिफॉल्ट में असेसिंग ऑफिस द्वारा डिमांड यहाँ शो नहीं होती है, लेकिन जो भी हमें इंटरेस्ट पे करना है, पेनल्टी पे करना है, वो यहाँ शो होती है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट, पार्ट H की। यहाँ पर डिटेल्स ऑफ टर्नओवर एज पर GSTR 3B। यहाँ पर GSTR 3B के अनुसार हमारा टर्नओवर कितना है, मतलब हमारी सेल कितनी है, वो यहाँ पर शो होती है। अब हम जनरल मीनिंग समझेंगे जो 26A में इंडिकेट रहते हैं, जैसे कि स्टेटस ऑफ बुकिंग। स्टेटस ऑफ बुकिंग का मतलब इस चालान का स्टेटस क्या है, क्या जिस व्यक्ति ने 26A से रिलेटेड रिटर्न फाइल किया है, क्या उसने सही इंफॉर्मेशन फीड की है या उसने चालान पेमेंट कर दिया है, आदि बातों को चेक करने के लिए हम कर सकते हैं। अब हम स्टेटस जो कि 26A में शो होते हैं उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। यदि स्टेटस यू शो हो रहा है, यू मींस अनमेच्ड, मतलब डिडक्टर ने टैक्स जमा नहीं किया है या कर का भुगतान किसी गलत पर्टिकुलर्स फर्निश किए हैं, जैसे कि उसने चालान नंबर गलत डाला है या BSR नंबर गलत डाला है। जैसे कि जब हमने चालान पे किया था उससे हमारा चालान नंबर 000101 था, लेकिन टीडीएस रिटर्न फाइल करते समय हमने 000102 कर दिया, तो ये स्टेटस अनमेच दिखाएगा। फाइनल क्रेडिट तभी रिफ्लेक्ट होगी जब बैंक पेमेंट की डिटेल टीडीएस टीसीएस के स्टेटमेंट से मैच हो जाए। अब नेक्स्ट वर्ड पी की बात करते हैं। पी मींस प्रोविजनल। प्रोविजनल टैक्स क्रेडिट उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट गवर्नमेंट डिडक्टर के द्वारा फाइल किए जाते हैं। नेक्स्ट वर्ड हम एफ को समझते हैं। एफ मींस फाइनल। नॉन गवर्नमेंट डिडक्टर के केस में टीडीएस टीसीएस को डिपॉजिट करने की पेमेंट डिटेल है और जो टीडीएस और टीसीएस स्टेटमेंट डिडक्टर ने सबमिट किया है वो मैच है। गवर्नमेंट डिडक्टर के केस में डिटेल्स टीडीएस टीसीएस जो गवर्नमेंट अकाउंट में बुक किया है और जो पेमेंट डिटेल सबमिट की गई है पे एंड अकाउंट ऑफिसर के द्वारा उससे मैच होता है। अब बात करते हैं ओ। ओ मींस ओवरबुक्ड। डिडक्टर के द्वारा जमा किए गए टीडीएस टीसीएस की पेमेंट की डिटेल मैच होनी चाहिए उन डिटेल्स में जो कि टीडीएस टीसीएस स्टेटमेंट में मेंशन की गई है, लेकिन जो अमाउंट हमने टीडीएस या टीसीएस स्टेटमेंट में क्लेम किया है वो अमाउंट ज्यादा है जितना कि हमने पेमेंट किया है उससे। इस केस में स्टेटस ओवरबुक दिखाता है। जैसे कि डिडक्टर ने टीडीएस और टीसीएस रिटर्न फाइल करते वक्त किसी भी एंट्री में 6,000 रुपीज फिट किया गया, लेकिन उसका चालान पे किया केवल 5,500 रुपीज का, तो इस केस में 26A स्टेटस ओवरबुक दिखाएगा। इसके लिए डिडक्टर को हम बोलेंगे या तो रिटर्न रिवाइज करे या फिर रिमेनिंग अमाउंट का चालान पे करे और फिर उसके बाद हमारा 26A स्टेटमेंट फाइनल हो जाएगा। अब 26A को डाउनलोड कैसे किया जा सकता है? आप इस वीडियो में जो पीपीटी बताई गई है उस पीपीटी के माध्यम से आप 26A डाउनलोड कर सकते हैं। कि उसके डाउनलोड करने का वे क्या होता है, तरीका क्या होता है, इस पीपीटी में आप इजीली समझ सकते हैं। लॉ लीजेंड का सजेशन ये रहेगा कि कोई भी रिटर्न फाइल करते समय आपको 26A डाउनलोड कर लेना चाहिए रिटर्न फाइलिंग के पहले, क्योंकि 26A जब भी कोई डिडक्टर आपका टीडीएस या टीसीएस की इंफॉर्मेशन चेंज करेगा तो आपका 26A भी चेंज हो जाएगा, जो कि फ्यूचर लिटिगेशन से बचने के लिए लॉ लीजेंड का सजेशन ये रहेगा कि आप रिटर्न फाइलिंग के पहले 26A डाउनलोड कर लें। हो सकता है बाद में डिडक्टर या ने कोई इंफॉर्मेशन चेंज की तो जिससे आपका 26A भी चेंज हो गया। इसके लिए आपको
पहले अपना रिटर्न फाइल के पहले आपको अपना 26AS डाउनलोड कर लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं अगर फॉर्म 16 या 16A एंड फॉर्म 26AS में मिसमैच हो तो कैसे रेक्टिफाई करेंगे। सबसे पहले जो पर्सन एम्प्लॉयर है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हम उसे इन्फॉर्म करेंगे। अगर मिसमैच एम्प्लॉयर की तरफ से है तो एम्प्लॉयर को रिवाइज टीडीएस रिटर्न फाइल करने का बोलेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि रिवाइज टीडीएस रिटर्न की सारी डिटेल सही है। हमने जो एडवांस टैक्स सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड किया है वो 26AS के पार्ट सी में नहीं दिख रहा है, तो ये 3 कारणों से हो सकता है। टैक्स पेमेंट चालान में पेन सही से कोट नहीं किया गया, या बैंक ने चालान डाटा को डिजिटाइजेशन करते समय पेन फिट करते समय उसमें कोई एरर कर दी गई हो, या बैंक डिजिटाइज्ड इंफॉर्मेशन को टीन वेबसाइट पर अपलोड करने में असफल रहे हो। इसके लिए जो टीन वेबसाइट पर चालान स्टेटस इंक्वायरी फैसिलिटी दी गई है उसको यूज करके, या चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर जो कि सिन नंबर होता है जो कि हमारे काउंटर फाइल में दिया हुआ होता है, उससे हम पता लगा सकते हैं कि यदि इस अपलोड में किए गए डाटा में देखा गया पेन जो आपका नहीं है तो आप रेक्टिफिकेशन ऑफ पेन के लिए असेसिंग ऑफिसर के पास जा सकते हैं। यदि आपने जो टैक्स डिपॉजिट किया है उस रिस्पेक्ट में आपकी इंफॉर्मेशन बैंक ने अपलोड नहीं की है तो आप बैंक से कांटेक्ट कर सकते हैं कि इंफॉर्मेशन अपडेट की जा सके ताकि वह पार्ट आपके 26AS में शो हो सके। अब हम कुछ FAQs के बारे में बात करते हैं, कुछ 26AS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं उस पर बात करते हैं। क्या 26AS में रॉन्ग इनकम शो रही हो तो उसको हमें क्लेम कर लेना जरूरी है। असेसी को 26AS के अकॉर्डिंगली इनकम क्लेम करना जरूरी नहीं है। असेसी को अपने सेल्फ असेसमेंट के बेस पर इनकम शो करना चाहिए। साथ ही यदि कोई रॉन्ग इनकम आपके 26AS में आ रही है तो लॉ एजेंट का सजेशन ये रहेगा कि आप पोर्टल के ग्रेवियंस के थ्रू उसे रिपोर्ट कर दो, जिससे आपके फ्यूचर में होने वाले लिटिगेशन से बचा जा सके। और साथ ही हम रॉन्ग टीडीएस भी क्लेम नहीं कर सकते हैं जो असेसी के बिलोंग में, मतलब हमारे से रिलेटेड नहीं है, मतलब असेसी से रिलेटेड नहीं है, वो टीडीएस भी हमें क्लेम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, यदि कोई टीडीएस टीसीएस 26AS में शो ना हो तो क्या हम उस टीडीएस और टीसीएस को क्लेम कर सकते हैं। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सी बार टीडीएस और टीसीएस शो नहीं होता है तो हम उसे क्लेम कर पाएंगे। जी हाँ, यदि आप एक्चुअली में टीडीएस आपका डिडक्ट हुआ है और 26AS में शो नहीं हो रहा है तो भी आप टीडीएस क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको फर्स्टली जिसने आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट किया है उसको इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो आपके पेन नंबर पर टीडीएस या टीसीएस शो करे। उससे फिजिकली हमें टीडीएस या टीसीएस सर्टिफिकेट भी रिसीव कर लेना चाहिए, जिससे आपके फ्यूचर डॉक्यूमेंट का एविडेंस है कि आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या 26AS को रिटर्न फाइल करते समय सेव कर लेना चाहिए। लॉ एजेंट ही एडवाइस करेगा कि आपको 26AS की कॉपी रिटर्न फाइलिंग के पहले सेव कर लेना चाहिए, ताकि डाटा बार बार अपडेट होता है, कभी साइट अवेलेबल नहीं होती है और कभी फ्यूचर में कोई लिटिगेशन हो, इसके लिए आपको 26AS सेव कर लेना चाहिए। वहां पर आप देखेंगे कि टॉप में डेट भी आती है कि जिस डेट पर आपने 26AS डाउनलोड किया है उस डेट को वो अपडेटेड माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या 26AS में डाटा शो होने के बाद भी असेसी को टीडीएस या टीसीएस सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। लॉ एजेंट्स का एडवाइस है कि जिस भी क्वार्टर में आपका टीडीएस या टीसीएस डिडक्ट हुआ है उस क्वार्टर का जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है उसके 15 दिन के बाद आपको सर्टिफिकेट ऑप्ट कर लेना चाहिए डिडक्टर से, ताकि आप फ्यूचर लिटिगेशन से बच सको। भले ही वो आपके टीडीएस और टीसीएस सर्टिफिकेट में शो हो रहा है तब भी आप लिटिगेशन से बचने के लिए आपको उसको अपने पास डिडक्टर से सर्टिफिकेट लेकर रख लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं AIS एंड TIS की। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने AIS का नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। इसमें टैक्स पेयर ने पूरे फाइनेंशियल ईयर में जितने भी रिपोर्टेबल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन किए हैं उन सब की डिटेल AIS में होती है। जो इंफॉर्मेशन AIS में दिख रही है उन सब पर टैक्स पेयर फीडबैक दे सकता है। AIS अपडेटेड वैल्यू फीडबैक को कंसीडर करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो और रिपोर्टेबल वैल्यू दोनों डिस्प्ले करता है। मतलब आपकी रिपोर्टेबल वैल्यू क्या है और अपडेटेड वैल्यू क्या है दोनों वहां पर दिखती है। अब नेक्स्ट पॉइंट TIS। TIS क्या होता है। TIS का मतलब टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी होती है। इसका मतलब यह एक टैक्स पेयर की इंफॉर्मेशन समरी है जो कि इनकम की कैटेगरी वाइज एग्रीगेट की गई है। यहाँ पर समरी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। हमने AIS और TIS का मीनिंग समझा। अब AIS क्या होता है इसको अब आगे डिटेल में समझते हैं।
AIS मतलब एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसमें TDS TCS की डिटेल्स के अलावा इसमें कॉन्फ्रेंसिव इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होती है, टैक्स पेयर द्वारा जिसका उल्लेख ITR रिटर्न में किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो जो जानकारी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए में जनरल इंफॉर्मेशन होती है, जैसे कि असेसी का पैन नंबर, उसका आधार नंबर, उसका नाम, उसके डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उसका ईमेल आईडी और उसका एड्रेस। अब बात करते हैं पार्ट बी की। पार्ट बी में TDS और TCS की इंफॉर्मेशन होती है। दिस सेक्शन डिस्प्ले इंफॉर्मेशन अबाउट टैक्स डिडक्टेड एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स इन द डिटेल फॉर्मेट। मतलब TDS और TCS जो डिटेल रूप से कटा है उसकी इंफॉर्मेशन पार्ट बी में होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है SFT इंफॉर्मेशन। रिपोर्टिंग एंटिटीज के द्वारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT फाइल किया जाता है। इसके बेसिस पर जो भी इंफॉर्मेशन रिसीव होती है तो वो इस हेडिंग के अंतर्गत दिखाई जाती है। नेक्स्ट, टैक्स पेमेंट। जो भी हमने टैक्स पेमेंट किए हैं, चाहे वो एडवांस टैक्स हो या सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, वो यहाँ पर शो होता है। नेक्स्ट, डिमांड एंड रिफंड। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर यदि कोई भी डिमांड आएगी या रिफंड इनिशिएट होगा तो इस हेडिंग के अंतर्गत शो होगा। नेक्स्ट, अदर इंफॉर्मेशन। इस इंफॉर्मेशन जो कि अदर सोर्स से ऑब्टेन की है वो दिखाएगी, जैसे कि सैलरी, इंटरेस्ट ऑन रिफंड, आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस या परचेस ऑफ फॉरेन करेंसी, वह इस पार्ट में शो होती है। अब हम AIS कैसे एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो में बताई गई PPT के माध्यम से आप समझ सकते हैं कोई भी SSC अपना AIS किस तरह से डाउनलोड कर सकता है और किस तरह से उसको एक्सेस कर सकता है, किस तरह से उसे देख सकता है। आप PPT के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं कि हम AIS कैसे देख सकते हैं। हम बात करेंगे यदि 26AS और AIS में वेरिएशन है तो क्या करें। यदि TDS TCS इंफॉर्मेशन या डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड जो कि 26AS में शो हो रही है और TDS TCS की इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू टैक्स पेमेंट जो कि AIS के कंप्लायंस पोर्टल में शो हो रहा है, यदि इन दोनों में वेरिएशन है मतलब चेंजेस है तो टैक्स फाइलिंग के पर्पस के लिए 26AS पर आप रिप्लाई कर सकते हैं। यदि AIS में इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है तो उसे रेक्टिफाई कैसे करें। अब बात आती है कि बहुत सी बार AIS में इंफॉर्मेशन में इनकरेक्ट आती है क्योंकि अभी नया नया आया है तो उसमें इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं आ पाती है कभी कभी, तो हम उसे रेक्टिफाई कैसे करें। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखने के बाद यदि आपको लगता है कि इस इंफॉर्मेशन जो AIS में रिफ्लेक्ट हो रही है वो इनकरेक्ट है, मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं है, मतलब असेसी से रिलेटेड नहीं है, तो हम करेक्ट रिस्पॉन्स सबमिट कर सकते हैं। जैसे इनकंसिस्टेंसी आपको पता चलती है तो आपको ऑप्शनल टेप के माध्यम से जल्द फीडबैक सबमिट करना जरूरी है। यहाँ पर अभी कोई टाइम लिमिट नहीं दी हुई है। आपको जैसे ही कोई इंफॉर्मेशन गलत लगती है, हमारा लॉ लेजेंड का सजेशन रहेगा कि आप जल्द से जल्द वहां पर अपना फीडबैक सबमिट कर दें। यदि आपके AIS में मिस्टेक है तो उसे सही करने की स्टेप क्या होती है, ये स्टेप भी आप हमारे वीडियो में जो PPT दिया हुआ है उस PPT के माध्यम से आप इजीली समझ सकते हैं कि हम उस फीडबैक को सही कैसे करें या उस पर अपना फीडबैक कैसे दें, वो आप यहाँ पर इस वीडियो में PPT के माध्यम से इजीली समझ सकते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो AIS के संबंध में हमें ध्यान रखना चाहिए। AIS को हमें रेगुलरली देखना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, रिटर्न फाइल करने के पहले हमें इस वैल्यूज को TIS से कंफर्म कर लेना चाहिए, मतलब टैक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम से कंफर्म कर लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, जो भी इंफॉर्मेशन AIS में डिस्प्ले हो रही है उन पर करेक्ट फीडबैक दें। नेक्स्ट पॉइंट, AIS को देखने के लिए AIS यूटिलिटी यूज में ले। अगर ट्रांजैक्शन काउंट हाई है तो फीडबैक प्रोवाइड करें। अब हमें क्या नहीं करना चाहिए, ई फाइलिंग क्रेडेंशियल किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। AIS इंफॉर्मेशन में इनकरेक्ट फीडबैक ना दें, मतलब आपको फीडबैक फैसिलिटी दी है तो इसके लिए नहीं कि आपकी इंफॉर्मेशन करेक्ट है तब भी उसके बारे में आप फीडबैक दे रहे हैं, मतलब आपको फीडबैक इनकरेक्ट नहीं देना चाहिए। आज हमने इस टॉपिक में 26AS, AIS और TIS को डिटेल में डिस्कस किया। यदि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपको फीडबैक आता है या कोई भी आपको इश्यूज आता है, इस वीडियो में बताए गए मेल आईडी पर आप हमें वो इश्यूज या फीडबैक भेजिए। लॉ लीजेंड्स कोशिश करेगा उन इश्यूज को जल्द से जल्द सॉल्व करने की। धन्यवाद।